Disclaimer. Sensitive content. Viewer discretion is advised. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा है जिसको लगभग हर कोई तो जानता है, लेकिन ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता। और इस तरह की वीडियो बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि आपको उन टॉपिक्स की डेप्थ में ले जाया जाए जिन पर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री पर। आपको यह सुनकर शौक लग सकता है कि एडल्ट फिल्म कंजम्पशन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, और यह तब है जब इंडिया में एडल्ट फिल्म वेबसाइट्स या किसी भी तरह की एडल्ट फिल्म से जुड़ी एक्टिविटी ऑफिशियली पूरी तरह से बैन है। इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक साइकोलॉजी और बिजनेस मॉडल इतने लेयर्ड और इंटरेस्टिंग है कि कई बड़ी टेक कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती है। तो चलिए जानते हैं इस डेब्यू टॉपिक के पीछे की असली कहानी। इस इंडस्ट्री की शुरुआत तब मानी जाती है जब बुक्स और मैगजीन्स का प्रिंट शुरू हुआ था, बट इसका मेजर टर्निंग पॉइंट आया साल 1953 में, जब ह्यू हैफनर ने मैरिलिन मुनरो की फोटो खरीदकर प्लेबॉय मैगजीन सेल्ची की। इसके बाद दो और मैगजीन्स आती है, हसलर और फेंटोज। तो इन तीनों मैगजीन्स ने मिलकर अमेरिका की पूरी एडल्ट इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल दिया। इन मैगजीन्स में क्या होता था कि मॉडल्स की न्यूड पिक्चर से छपती थी, और ये अमेरिका में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसकी सेल्स से रैपिडली तेजी से बढ़ने लगी, और यहां तक कि कई देशों में इन्हें स्मगल करके ले जाना पड़ता था। इसी तरह 1960 के आसपास टेक फिल्म्स भी काफी पॉपुलर होने लगी। ये छोटी और साइलेंट फिल्म्स होती थीं जिन्हें प्राइवेट पार्टीज में दिखाया जाता था। फिर 1970 के दौर में बड़े स्केल पर अडल्ट फिल्में बनने लगी। 1973 में आई डीप थ्रोट और 1973 में आए थे डेविल इन मिस जॉनस ने अडल्ट फिल्मों को अमेरिका में मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी दिला दी थी। ये ऐसी मूवीज थी जिन्हें थिएटर्स में रिलीज किया जाता था, और 1970 के एरा में एडल्ट मूवीज थिएटर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होने लगा। पीप शो बूथ बनाए गए जहां पर कॉइन डालते ही ये फिल्में दिखाई जाती थीं, और 1980 के दशक में VHS कैसेट आ गई थी ताकि लोग अपने घर पर ही यह वीडियोस देख सकें। इसके बाद इंटरनेट आया, और इंटरनेट ने पूरी इंडस्ट्री का गेम ही बदल दिया। शुरुआत में इंटरनेट पर इन वीडियोस को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, जिसे पेपर व्यू मॉडल कहा जाता था, और 2004 के बाद यह मॉडल बदलकर यूजर जनरेटेड ट्यूब साइट्स पर शिफ्ट हो गया। मतलब कि एडवर्टाइजर्स एंट्री ले आए थे, और ऑडियंस से सीधा पैसे लेने के बजाय अब रेवेन्यू का मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट बन चुका था। आज के टाइम में यह इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में गिनी जाती है। अब आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर से पैदा हो रहा होगा कि भाई आखिर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो इसका एग्जैक्ट फिगर बताना तो आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज अपना डाटा पब्लिक नहीं करती, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से माना जाता है कि यह इंडस्ट्री करीब 37 बिलियन से लेकर 132 बिलियन के बीच में वैल्यू रखती है, यानी कि 5,000 लाख करोड़ के आसपास का रेंज। अगर इसको रियलिटी में देखा जाए तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें इतनी जीरो है कि साला गिनगिनते इंसान बीच में ही उगल जाए। अगर इसे हॉलीवुड कमाई से कंपेयर करो तो हॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितनी होती है, ये फिगर उससे भी कई गुना ज्यादा बैठता है, और ये इंडस्ट्री हर साल करीब 5 से 8% की रफ्तार से ग्रो हो रही है। यहां एक लॉजिकल सवाल बनता है कि अगर ज्यादातर लोग ऐसी साइट्स या ऐसी वीडियोस को फ्री में देख रहे हैं, तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कहां से कमा रही हैं भाई? इसे टेब्यू साइट्स मॉडल कहा जाता है, जो हमारे को फ्री में कंटेंट दिखाया जाता है, वहीं बिलियंस में विजिटर्स वेबसाइट्स पर लेकर आता है। अगर मैं पोर्न हब का एग्जाम्पल दूं तो 2023 में पोर्न हब पर लगभग 42 बिलियन से भी ज्यादा विजिट्स आए थे, और ये ट्रैफिक बहुत ही मैसिव ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के कई तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला अर्निंग सोर्स होता है एडवर्टाइजिंग। फ्री एडल्ट फिल्म वेबसाइट्स पर जो आप एड्स वगैरह देखते हैं, उन्हीं एड्स के थ्रू ये साइट्स करीब 70% इनकम जनरेट करती है। अगर हम लोग पोर्न हब की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म का खुद एक एड नेटवर्क है जिसको ट्रैफिक जंकी कहा जाता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पोर्न हब सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही 200 करोड़ से लेकर 40-300 करोड़ तक कमा लेता है। दूसरा बड़ा इनकम सोर्स बनता है प्रीमियम मेंबरशिप। कुछ साइट्स आपको ट्रेलर फ्री में दिखा देती है, लेकिन अगर पूरी वीडियो HD में देखनी है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक ठाक चल रही एडल्ट फिल्म साइट्स मेंबरशिप से ही करीब और लाख से भी ज्यादा इकट्ठा कर लेती है एक महीने में। लेकिन इस इंडस्ट्री का पूरा खेल तब बदल जाता है जब मार्केट में एक नया प्लेयर आता है, ऑनलीफैंस। ऑनलीफैंस ने पूरी मार्केट में हलचल मचा दी थी। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स क्रिएटर्स को पैसा सिर्फ एक बार देती थी और मैक्सिमम प्रॉफिट को खुद ही रखा करती थी।
OnlyFans ने इसका पूरा मॉडल उल्टा कर दिया। यहां ज्यादातर कमाई क्रिएटर्स को दी जाने लगी और प्लेटफॉर्म ने अपने पास छोटा सा कमीशन ही रखा। 2024 में OnlyFans ने करीब 6,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से अपने 20% कट के हिसाब से OnlyFans ने लगभग 11,800 करोड़ अपने पास में रखे हैं और बाकी करीब 48,000 करोड़ सीधे क्रेडिटर्स को दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि OnlyFans का रेवेन्यू पर एम्प्लॉई करीब 260 करोड़ से 310 करोड़ के बीच में है, जो कि एप्पल, मीटा और एनवीडिया के रेवेन्यू पर एम्प्लॉई से भी ज्यादा है। आज की तारीख में काम शोज इस इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन चुके हैं। इस इंडस्ट्री से जो भी पैसा बन रहा है वो आखिर किसके पास जा रहा है? तो सबसे बड़ा प्लेयर वो है जो प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री में डोमिनेंस आईओ का है। ये कनाडा बेस्ड कंपनी है और इनके प्लेटफॉर्म्स लाइक बम्बर्स यूक रियलिटी, गिंग्स और डिजिटल प्लेग्राउंड शामिल है। बमहब की एस्टेटेड वर्थ करीब 1500 करोड़ मानी जाती है। आई लो की मेन स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि पहले यूजर्स को आप पहले फ्री साइट्स पर वीडियोस दिखाकर ट्रैफिक लाओ, फिर उसी ट्रैफिक को डाइवर्ट करो प्रीमियम वेबसाइट्स या फिर प्रीमियम कंटेंट की तरफ। OnlyFans के ओनर लनी ड्रडविंसक ने 2024 में सिर्फ अपने डिविडेंड से करीब 400 करोड़ कमा लिए थे। अब बात आती है यहां पर काम करने वाले एक्टर्स की। इस इंडस्ट्री का सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है रॉक सिफर्डी। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इनकी नेटवर्थ करीब 20 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके बाद आती है सनी लनी, जिनकी नेटवर्थ करीब 1 मिलियन बताई जाती है। इसके बाद नाम आता है रली रीड का, जिनकी नेटवर्थ करीब 14 मिलियन बताई जाती है। इनकी अर्निंग एक्चुअल वीडियो से उतनी नहीं होती जितनी OnlyFans या ब्रांड डील से हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मियां खलीफा को ही देख लो, उनकी नेटवर्थ करीब $8 मिलियन है, जिसमें उनकी रियल वीडियोस से कमाई $12,000 के आसपास रही है और बाकी का पैसा OnlyFans और ब्रांड कोलैबोरेशन से आया है। लेकिन यह स्टोरी सिर्फ टॉप 1% लोगों की है। एक एवरेज एक्टर की ईयरली अर्निंग करीब 38 लाख के आसपास की होती है, जो अमेरिका के हिसाब से काफी कम मानी जाती है। अगर पर वीडियो पेमेंट की बात करें तो फीमेल एक्टर्स में जो न्यू कमर्स होती हैं उनको करीब 25,000 से लेकर 35,000 तक ही मिलते हैं, और वहीं पर ये कोई सुपरस्टार लेवल पर है तो उसे 1.5 लाख से भी ज्यादा मिल सकता है। मेल एक्टर को फीमेल एक्टर के कंपैरिजन में सबसे कम पेमेंट मिलती है, लगभग 10,000 से लेकर 75,000 के बीच में। अब बात करते हैं हम इंडिया की। एडल्ट वेबसाइट्स को लेकर इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ सरकार इन वेबसाइट्स को बैन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कंजेशन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पर आ रहा है। सरकार का इंटेंट उन वीडियोस को रोकना था जिनमें चाइल्ड अब्यूज या ह्यूमन के खिलाफ वायलेंस दिखाया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत 2015 में ऑरली कहा था कि अटल फिल्म्स को प्राइवेटली कंज्यूम करना हर सिटीजन की पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। इसके बावजूद सरकार ने अटल वेबसाइट्स पर बैन लगाया। 2015 और 2018 में करीब 900 प्लस अटल फिल्म वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था, लेकिन पब्लिक का बैकलिस्ट इतना स्ट्रांग आया कि सरकार को इस बैन को पार्शियली लिफ्ट करना पड़ा। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि टेलीकॉम में कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 70% हिस्सा इन एडल्ट वेबसाइट से ही आ रहा था। जब भी सरकार किसी वेबसाइट को बैन करती है तो उसे इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs की होती है, लेकिन यह तरीका टेक्निकली काफी लिमिटेड है। बहुत से लोग वीपे का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैन का असर लगभग खत्म हो जाता है। 2018 के बाद वीपे डाउनलोड्स में करीब 400% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा रीजन यह भी बनता है कि अगर सरकार इन वेबसाइट्स पर पूरी तरह बैन लगा दे तो ये एक पूरी तरह का पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटली बहुत सारे लोग इन साइट्स को एक्सेस करते हैं। अकेला दिल्ली ही इंडिया के एडल्ट फिल्म कंजम्पशन में करीब 40% से भी ज्यादा योगदान देता है। इंडिया में इन फिल्मों को बनाना और बेचना पूरी तरह इलीगल है। IPC की धारा 292 के मुताबिक अगर कोई इंडियन फिल्म बनाते या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा हो सकती है। जब यह काम इलीगल है तो इंडियन क्रिएटर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब यह बनता है कि कुछ क्रिएटर्स इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं जिस जगह पर यह काम लीगल होता है, जैसे कि एन इंडियन जो अब एक यूरोपियन कंट्री में सेटल हो चुके हैं और वहां रह के काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट तैयार करी और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम शुरू कर दिया और आज एक मिलियर बन चुके हैं।
कुछ लोगों ने फिर भी इस तरह की एडल्ट मूवीज के सॉफ्ट वर्जनन्स बनाकर OTT ऐप्स पर बेचने की कोशिश करी। इसमें ये लोग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को वेब सीरीज में रोल देने का प्रॉमिस करते थे और फिर उन्हें वो अपने ट्रैप में बसा लेते थे। ये कंटेंट ऐसी मूवी शूट होने के बाद में OTT ऐप्स पर बेचा जाता था। बाद में ऐसी ऐप्स को बैन कर दिया गया जब एक्ट्रेसेस ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया में MMS यानी किसी की प्राइवेट वीडियो को लीक करना या अपलोड करना, इसको कानून किस नजर से देखता है? BS 2024 के सेक्शन 77 के अनुसार अगर आप किसी को उनकी विदाउट परमिशन प्राइवेट एक्ट में देख रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो तो यह पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसके लिए आपको 1 से लेकर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। साइकोलॉजी की बात करें तो 2020 की एक स्टडी के अनुसार लोग ऐसी वीडियोस सेक्सुअल प्लेजर, क्यूरोसिटी, स्ट्रेस कम करने और फैंटेसी फुलफिलमेंट के लिए देखते हैं। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेक्सुअल अराउजल से किसी भी दूसरी एक्टिविटी की तुलना में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। ऐसी वीडियोस देखने से सुपरनॉर्मल स्टिमुलस ट्रिगर होता है जो रियल लाइफ एक्टिविटी के मुकाबले काफी ज्यादा डोपामिन रिलीज कर सकता है। ऐसी वीडियोस देखने के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं। नेगेटिव साइड ये है कि रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है और मेंटल हेल्थ पर भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ स्टडीज के अनुसार इसके पॉजिटिव साइड्स भी बताए गए हैं, जैसे सेक्सुअलिटी को लेकर पर्सपेक्टिव बदलना और स्ट्रेस कम करना। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। हमारा मकसद किसी भी चीज को प्रमोट करना नहीं था, बस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।